नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। शो है बात भारत की और मैं हूं मीनाक्षी। पिछले हफ्ते भारत में शोर था वन नेशन वन इलेक्शन का। इस हफ्ते जैसे ही सोमवार को ये हफ्ता शुरू हुआ, शोर हुआ वन नेशन वन पुलिस स्टेशन का। ये एक कार्टून है जो देश के अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जहां पर मंडे को हुए यानी सोमवार को हुए 3 एनकाउंटर्स को लेकर ये तंज किया गया था। ये तंज करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि ये एनकाउंटर्स किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य में नहीं हुए थे। 3 राज्यों में 3 अलग अलग घटनाओं के आरोपियों को पुलिस ने मारा था। किस तरह से एनकाउंटर्स को स्वीकार्यता मिलती जा रही है, किस तरह से देश में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग और अदालतें चुप्पी साधे हुए हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास और द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। आप दोनों का स्वागत है। सौरभ, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। आप बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत सारी ऐसी क्राइम की घटनाएं देखते हैं। जब आप ऐसे में देखते हैं कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं जहां आरोपी है कोई व्यक्ति, वो अभी तक अदालत तक नहीं पहुंचा है, पर पुलिस उससे पहले ही जो इंस्टेंट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको एग्जीक्यूट कर रही है। बतौर पत्रकार ऐसी घटनाएं हम पिछले कई सालों से लगातार दर्ज कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनकाउंटर्स कोई नए, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये बहुत टाइम से होते आ रहा है देश में, बहुत डेकेड से हो रहा था। पहले तो और कई ज्यादा एनकाउंटर्स मास किलिंग्स में होती थी, अभी तो तब भी कम हो गई है, लेकिन तब भी द वॉल्यूम्स आर हाई। अब आप अगर स्टेट वाइज फिगर्स देखेंगे, आप असम में सब बहुत ज्यादा एनकाउंटर्स होते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत एनकाउंटर्स होते हैं, एंड फिर यूपी में बहुत एनकाउंटर्स होते हैं। अब असम और जो छत्तीसगढ़ है, वहां पे लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है, तो लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। यूपी बिकॉज इट इज क्लोजर टू दिल्ली, और यूपी एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो भी है हमारे पॉलिटिक्स में, इससे लोगों का फोकस यूपी में भी रहता है। और यूपी में बहुत सारे आजकल केसेस हो रहे हैं जहाँ पे एनकाउंटर्स में, जहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, साथ साथ हाफ एनकाउंटर्स, जो लोकल्स वहां पे ये टर्म दिया उन्होंने, हाफ एनकाउंटर्स, जहाँ पे वो गोली पैर में मारते हैं। ये 6000 से ज्यादा केसेस हो गए जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे 2017 में। एंड एनकाउंटर्स जहां तक है, वो अभी आई थिंक फिगर ऑलमोस्ट 200 के करीब है एनकाउंटर किलिंग्स, लेकिन जो हाफ एनकाउंटर्स है वो 6000 प्लस है। तो यूपी में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोगों को उठाया जा रहा है। क्योंकि मैं यूपी में था लास्ट ईयर के एंड में रिपोर्ट करने के लिए, एंड मैं देख रहा था कि सारे लोग इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं इस चीज से कि लोगों को पुलिस उठा के ले जाती है जंगल में, वहां पे गोली मार देती है पैर में, एंड ये एक नॉर्मल, एक एवरीडे लाइफस्टाइल बन गया है लोगों का, एंड वो लार्जर एक्सेप्टेंस भी हो गया है सोसाइटी में वहां पे। तो ये मैं लोगों को ये लग रहा है कि इससे काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो गया है वहां पे। जो लोकल लोग हैं वो लोग बोल रहे थे कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं इतने सारे एनकाउंटर्स हुए, रूल ऑफ लॉ बेटर हो गया है। तो जहां तक स्ट्रीट लेवल परसेप्शन है, वो जरूर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, ये परसेप्शन है, लेकिन क्या सही में ऐसा हो रहा है? अगर आप डेटा देखेंगे एनसीआरबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा है ये, वो डेटा अभी भी यूपी को कई सारे जो हीनस क्राइम्स है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम्स अगेंस्ट जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, एवरीथिंग यूपी स्टिल रैंक्स ऑन द टॉप। तो डेटा इज नॉट corroborating what street level perception is in UP. यानी लोग भले ही ये कह रहे हैं कि अपराध में कमी आई है, पर डेटा इस चीज की तस्दीक नहीं कर रहा है। जी, आपने सवाल किया असम का, छत्तीसगढ़ का। वहां के एनकाउंटर्स अलग तरीके के हैं। जो बॉम्बे में हुआ, यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि जिन 3 एनकाउंटर्स का मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, वो थे कि मुंबई में बदलापुर जो यौन उत्पीड़न केस हुआ था, उसके आरोपी को गोली मारी गई थी। तमिलनाडु में भी एक हिस्ट्री शीटर था, उसको गोली मारी गई थी। और उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त सबसे बड़ा कांड चल रहा है, सुल्तानपुर डकैती कांड, उसके आरोपी थे, एक पिछले आरोपी को पहले मारी गई थी और दूसरा आरोपी था, उसको भी इसी हफ्ते का ये प्रकरण है, जहां बताया गया कि वो भागने की कोशिश थी या हमला करने की कोशिश थी और उनका एनकाउंटर किया गया। ये तीनों केसेस 3 अलग अलग राज्यों में होता है। जब हम राज्यों की बात करते हैं, यूपी काफी अच्छा खासा बदनाम हो चुका है 2017 से।
इन सभी जगहों का नेचर अलग है, वहां का परिवेश अलग है, पर पुलिस का तरीका एक है। जो शुरुआत में मैंने कहा, जो इंडियन एक्सप्रेस में एक तंज निकला था, वन नेशन वन पुलिस स्टेशन, ये अवधारणा कैसे आप देखते हैं कि सारे स्टेट्स में मान्य होती जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो? देखिए, मेरे रिपोर्टिंग के दौरान भी मैंने 10 केसेस देखे थे। सारे के सारे केसेस में सेम स्क्रिप्ट था पुलिस का कि एक आरोपी होता है, आरोपी के ऊपर इतने सारे अपराध होते हैं, कई सारे क्राइम्स होते हैं एलिज्ड, एंड वो अपराधी को वो अरेस्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधी या तो पिस्टल छीन लेता है, या तो उनके पास पिस्टल होती है, वो फायर करता है पुलिस पे, पुलिस को रिटेलिएटरी फायरिंग में उनको मार देना पड़ता है। तो सारे के सारे ये जो स्क्रिप्ट है सब सेम है। कोई भी आप स्टेट में उठा के देख लेंगे, कहीं कोई ऐसा इक्का दुक्का केस होगा जहां पे कोई यूनिक स्टोरी पुलिस बता रही होगी, लेकिन ओवरऑल इट्स द सेम। एंड जो एनकाउंटर के बाद की स्टोरी है वो भी सारे स्टेट्स में सेम है, कि कैसे पुलिस अपना स्टोरी को एक तरह से सक्सेसफुली प्रूव कर देती है न्याय व्यवस्था के सामने। तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है 2014 के, वहां पे कई सारे उन्होंने आई थिंक 16 या 17 गाइडलाइंस है उसमें, जो पुलिस को फॉलो करना पड़ता है एनकाउंटर किलिंग के बाद। अब जहां तक हाफ एनकाउंटर की बात है, उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो जब एनकाउंटर किलिंग हो जाती है, पुलिस को ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। आप देखेंगे हर एक केस में, हर स्टेट में, आप अगर ये 3 केसेस का बात कर रहे हैं, कुछ महीने बाद आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा कि ये सारे गाइडलाइंस वायलेट हुए हैं, या तो इनको नजरअंदाज किया जाता है। जी, तो हम जो लियालिटी है उस पे थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि तीनों राज्य अलग है, तीनों राज्यों की राजनीति अलग है, पर स्वीकार्यता हर जगह एनकाउंटर्स को मिल चुकी है। जो आज के राजनीतिक परिदृश्य है, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, उसमें आप इसे किस तरह देख रहे हैं? सौरभ ने बताया मीनाक्षी की एक स्वीकार्यता मिल रही है, तो उसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना चाहूंगा कि वो एक्सेप्टेंस आ कहाँ से रहा है। मतलब अगर मतलब आप देखिए, स्वीकार्यता जो होती है वो तब नॉर्मलाइज, इस टाइप के एनकाउंटर किलिंग्स तब नॉर्मलाइज होते हैं जब एक तरीके से जो पावर में जो रहने वाली जो पार्टियां होती हैं, उस वो एक तरीके से उसको स्वीकार करती है और इस तरीके के एक्शन को अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का पार्ट बनाती है। आप देखिए पिछले 10 साल में किस तरीके से भारत भारत इससे पहले जो हिंदुस्तान में एक, चाहे वो पूरी अच्छी तरीके से फंक्शन ना भी करता हो, लेकिन हर जगह में एक सिस्टम रहता था, एक चेक्स और बैलेंसेस का रहता था कि अगर एनकाउंटर पहले भी हुए हैं जैसे सौरभ बता रहे थे, लेकिन उसमें आप जैसे ही ये सब होते थे तो तुरंत आप देखते थे एनएचआरसी या फिर जितने तरीके से जुडिशियल कमीशंस बैठाए जाते थे, कमिटीज बैठाए जाते थे, एनएचआरसी तुरंत उस पर शो कॉज नोटिस देती थी। आपने जितने भी पिछले दिनों कुछ भी एनकाउंटर्स हुए, किसी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपने देखा कि शो कॉज नोटिस देते हुए? ना सिर्फ एनकाउंटर में, बल्कि किसी भी इस तरीके से ऑफेंस अगर हो रहा है तो इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस, जो भी जो चेक्स वाले जो एंड बैलेंसेस के जो ऑटोनॉमी के साथ जो पहले फंक्शन किया करते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। और वही जो है बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार में ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस, जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, उसको धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है। आप जितने भी इस तरीके से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो या फिर चाहे वो मतलब साहित्य कला अकेडमी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों ना हो, चाहे वो एनएचआरसी हो या चाइल्ड राइट्स है, हर जगह में जो भी हेड बैठाए गए हैं वो खुलेआम अपना जो राजनीतिक एफिलिएशन है वो खुलेआम बताते हैं। तो हमने ये इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आप देखिए, एनएचआरसी तब एक्टिव होती है जब इस तरीके की कोई घटना विपक्ष के शासित राज्य में होती है, जहां पर कहीं पर अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया तो विमेंस राइट्स कमीशन भी जो है वहां पर एक्टिव हो जाती है, वहां तुरंत चले जाते हैं ये लोग। और मगर मणिपुर में वो नहीं जाते हैं, मगर अगर हिमाचल में हुआ या कर्नाटका में हुआ तो तुरंत पहुंच गई वो। उसी तरीके से आप चाइल्ड राइट्स कमीशन का आप देखिए, उनके जो हेड है वो विपक्ष के जो शासित राज्यों में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी तरीके की घटना अगर भाजपा शासित राज्यों में होता है तो नहीं होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो पॉइंट है, ये स्वीकार्यता मिल कैसे रही है? आप बीजेपी का आप देखिए, हर जगह में ये
एक रहे मोदी का एक डेवलपमेंट मॉडल, एक मस्कुलर नेशनलिस्ट मॉडल, लेकिन जो साथ में योगी का एक मॉडल भी हमेशा प्रचारित किया जाता है कि योगी मॉडल, जहां जहां आप साउथ के भी बीजेपी लीडर्स को आप सुनते हुए कर्नाटका इलेक्शन में भी सुनेंगे, जी केरला के इलेक्शन में भी सुनेंगे कि बीजेपी के कि हम योगी का मॉडल यहाँ पर लाएंगे। लागू करना चाहते हैं। योगी का मॉडल क्या है? यूपी क्या अपने डेवलपमेंट या अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस या वहां पे कुछ अच्छे खेती के प्रैक्टिस हो रहे हैं, या फिर वहां का क्या पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गया है, ये या फिर वहां की शिक्षा या जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या योगी के सुधर मॉडल गई में है। सुधर गई है? योगी के मॉडल के इससे नहीं जाना जाता। योगी के मॉडल दो चीजों से जाना जाता है, एक है वो बुलडोजर और एक दूसरा है ये एनकाउंटर। आप यहाँ पे जो बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश के नेता है और मतलब भाजपा के जो नेता है या चीफ मिनिस्टर हुए या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, योगी तो खुद ही कहते हैं कि हम ठोक देंगे। जी हाँ, वो कहते हैं, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के बीजेपी के लीडर्स ये कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें गुंडों को अपने जगह दिखानी चाहिए, नहीं तो हम ये भी जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ गाड़ी भी पलट सकती है। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि हम सीधे जेल में पहुंचाएंगे, यमराज के पास पहुंचाएंगे। हाँ, सीधा इस तरीके की भाषा अब यूज की जाती है और उस पे एक स्वीकार्यता बढ़ रही है। उसके इस ये जो पूरी तरीके से जो राजनीतिक पैटर्नेज इस तरीके के की राजनीति को, इस तरीके के प्रैक्टिसेस को दिया जा रहा है, उससे हर जगह में पुलिस पहले ही बहुत इम्प्यूनिटी के साथ फंक्शन करती थी। वो अपने आप को, हालांकि पुलिस एक ऐसी इंडिया में मशीनरी रही है जिनको लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना है, लेकिन वो खुद अपने को उस लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स से अपने आप को हमेशा से परे मानते आए हैं। हजारों जगह हम टॉर्चर देखते हैं। जनरल सारी जनता जानती है कि आप कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता है, क्योंकि पुलिस की जो छवि है इंडिया में वो अच्छी नहीं है, वो भ्रष्ट की है, वो है कि भाई हाँ परेशान करने की है, हरास करेंगे गरीबों को, किस तरीके से ये करते हैं। और हर जगह जितने भी बिजनेसेस होते हैं, छोटे व्यवसाय जितने भी है, हर जगह हम जानते हैं कि वहां पे पुलिस का क्या रोल होता है, वो किस तरीके से वो उन्हें देती है। तो लगातार इस तरीके तू अपने आप को परे मानती है, और जब इस तरीके की राजनीति होती है जहां पर पुलिस को पूरी छूट दी जाती है कि भाई आप मार सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं कर लो, तो उनकी जो इम्प्यूनिटी है वो आत्मविश्वास से और ज्यादा बढ़ जाता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप जब कुछ भी कर सकते हैं तो इस तरीके की घटनाएं तो होंगी ऑब्वियसली। जी, आपकी बात से दो बातें जो मुझे समझ में आती है वो है कि कहीं राजनीति इतनी आगे बढ़ गई है जिसके पीछे न्याय की जो अवधारणा है वो पीछे छूट गई है। नहीं, इंस्टीट्यूशन सारे खोखले हो गए हैं, चाहे वो ये सारे ये इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से होंगे। आप इस सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये जो एनकाउंटर और इस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है उसको रोकने के लिए जो बैठाई गई है, लेकिन सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सीएजी ही क्यों ना हो, जो लगातार करप्शन मतलब गवर्नमेंट को ऑडिट करके वहां पर लूप होल्स निकालता है, चाहे वो साहित्य कला एकेडमी हो, चाहे वो संगीत नाटक कला एकेडमी हो, और चाहे आप जितने भी जो सरकारी संस्थान थे, वहां पे अब क्या है, 10 साल में मुझे सिर्फ भाजपा सबके जो समर्थन में अगर आप आ रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है उसमें, उसी तरीके से तो चेक्स एंड बैलेंसेस उसी तरीके से, और लोअर कोर्ट्स में भी जिस तरीके से अभी हमें लग रहा है अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो भी लगातार यहाँ पे कोई कर्नाटका के जज बोल देते हैं कि किसी मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेलिटी को पाकिस्तान करके बोल देते हैं वो। हाँ, तो ये पूरा जो एक तरीके से एक सोशल ये जो डिजोनेंस का जो स्टेट है, ये पूरी तरीके से जो केओटिक है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें पूछने वाला कोई नहीं है, और रूल ऑफ लॉ हमेशा हम कहते हैं ना, तो बीजेपी ने एक तरीके से ये अवधारणा स्थापित करने की कोशिश की है कि रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो रूल ऑफ लॉ अगर हमें स्थापित करना है, तो अगर हमें ऑर्डर स्थापित करना है, तो हम रूल ऑफ लॉ को पीछे छोड़ सकते हैं। और उसी की वजह से कि भाई हाँ, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बहुत हाई रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से केओटिक सिचुएशन रहता है इस तरीके से। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें? एक तरीका है ठीक करने का कि हम पुलिस को अच्छी तरीके से एम्पावर करें, हम
ये एक तरीके से एक पब्लिक कॉन्शियसनेस जगाए कि किस तरीके से एक लेवल पे विजिलेंट रहना है उनको। सारे जो स्ट्रक्चरल जो भारत की पुलिस में कमी है, स्टाफ की कमी है, सिचुएशंस की कमी है, पुलिस स्टेशन में पंखे नहीं है बहुत जगहों में, ये सारी चीजें हैं, तो उनको रूल ऑफ लॉ लॉ मानते हुए उनको एम्पावर आप कीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अपने लोग बैठा दो और जो मर्जी वो कर दो, और ये गुंडों को पकड़ के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर करो या मार दो। ये पर यही बात चीजें केवल की। अजय गुंडों तक सीमित नहीं है, जैसा हम सौरभ बात कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनके नाम पे अपराध भी बहुत माइनर से होते हैं। वही पर उसी जी पॉइंट में मैं आ रहा था। इसमें इसमें आप देखिए तो कैसे लोगों को मारा जा रहा है। जो बीजेपी के की जो पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, एक उसको आगे बढ़ाती है। तो बीजे चुन चुन कर जो छोटे मोटे जो भी है मुस्लिम लोग हैं उनको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मतलब आप अतीक तो ये बड़े नाम थे, लेकिन आप छोटे छोटे मुजफ्फरनगर ऐसी जगहों में जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे लोगों को भी पकड़ के टॉर्चर किया जा रहा है, या जो हाफ एनकाउंटर ये कह रहे थे, जी वो वैसे तो अनगिनत केसेस है और वो मुस्लिम लोगों के खिलाफ ऐसे किए जा रहे हैं। और एक तरीके से ये पुलिस समझ रही है करने से हमें हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें ये मिलेगा जो हम मिलता रहे, ब्रेवरी मेडल मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं कि ये जो वो मैं कह रहा था कि दो तरीके हैं, इसको आप कर सकते थे, लेकिन ये आप नहीं करके कि अगर जब तक आप इनको गोली नहीं मारेंगे तब तक आप ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। तो एक डर का जो माहौल है वो पूरी तरीके से ऐसे फैला दो ताकि जो भी है, मतलब गुंडे तो दूर की बात है, लेकिन जो आम आदमी और आम आम लोग हैं वो भी हमेशा पूरे तरीके से पुलिस के क्या कहते हैं, डंडे से सहमे रहे। हाँ, डंडे से सहमे नहीं, मतलब एक कि पुलिस के आसपास नहीं जाना है। पुलिस ऐसे कोई भी सोसाइटी जो है, जो सिविल सोसाइटी होती है या जो थोड़े से मैच्योर सोसाइटी होती है, तो पुलिस के पास लोग जाते हैं ताकि जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कर सके। यहाँ लोग लेकिन पुलिस से डरे रहते हैं ना। तो ये जो पुलिस स्टेट जो है वो सेवा के लिए, मतलब पुलिस यहाँ पे नहीं है, पुलिस हैरेस करने के लिए, और उसको सुधारने के बजाय ये जो सारी जो सरकारें हैं उसको और एक तरीके से इम्प्यूनिटी के साथ काम करने दे, जो मर्जी है वो करो, जी हम देख लें। जिस तरीके की पॉलिटिकल एफिलिएशन की आपने बात की, हमने बदलापुर कांड के बाद में देखा कि जब ये एनकाउंटर हो गया आरोपी अक्षय शिंदे का, मुंबई की कई जगहों पे पोस्टर लगे थे देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के साथ और उसमें बदलापुर की तर्ज पर लिखा गया था बदलापुरा। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसने कड़ी फटकार लगाई है। जो पिछली सुनवाई थी इस मामले में उस पर उसने काफी सवाल उठाए हैं कि पुलिस की जो थ्योरी है, जो बात हमने की कि अदालत का सीधा सवाल है कि कैसे ये स्क्रिप्ट जो सेम दिख रही है, और उन्होंने संशय जताया। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात हम एक बार तक मानते हैं कि वो खुली छूट दी हुई है। अब जो दूसरी बात अजय ने की है वो है इंस्टीट्यूशंस की भूमिका। मानवाधिकार आयोग जो है एनएचआरसी, इसको बहुत सारी सुविधाएं हैं कि वो सरकार से सवाल कर सकता है, वो एजेंसी से सवाल कर सकता है। जब आप अपनी रिपोर्टिंग में देखते हैं एनएचआरसी की भूमिका, जो दिशा निर्देश उसे लागू करने हैं, जिस तरीके के सवाल उसे उठाने हैं, तो आप क्या पाते हैं कि एनएचआरसी अपना काम खास तौर पर एनकाउंटर किलिंग के मामले में किस तरह से कर रहा है? देखिए, अजय जी ने जो बोला उसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। मैं रिपोर्टिंग के दौरान मैं एक फैमिली से मिला जिसके उनके बेटे को हाफ एनकाउंटर कर दिया गया था 2018 में। अब जब हम लोग ऐसे केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते, हम लोग को लगता है कि गोली मार दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एंड अभी ऐसा स्थिति है। लेकिन वो क्यों हुआ ये कोई पूछता नहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल बना तो वो किस कंडीशंस के वजह से क्रिमिनल बना। 2018 में जब इसका हाफ एनकाउंटर हुआ था इस लड़के का, वो बस आई थिंक 20-21 साल का होगा। 2016 में एक कम्युनिटी के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, उसमें वो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, एंड उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए जहाँ पे जो पावरफुल पार्टी थी, फैमिली का ये कहना है कि पावरफुल पार्टी थी, उन्होंने पुलिस को ब्राइब किया, और ब्राइब करते करते बहुत परेशानी पुलिस ने खड़ी की, एंड 2018 में जाके फाइनली उसको उठाया, एक दिन पुलिस स्टेशन ले गए, आंख में पट्टी डाली और फॉरेस्ट में ले जाके उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया, पैर में मार दिया।
और 2018 के बाद भी सिर्फ वहां पे वो इंसिडेंट खत्म नहीं हुआ, उसके बाद पुलिस आती रहती थी, परेशान करती रहती थी। लोकेलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता तो इस व्यक्ति पे आरोप किस तरीके के थे? आरोप बस ये था कि वो जो 2016 में आर्ग्यूमेंट हुआ था, एक कोई मेला, लोकल मेला में लड़कियों से छेड़छाड़ करने का, तो ये इसने आके अपने कम्युनिटी की लड़कियां थी वो, तो उसने फिर आर्ग्यूमेंट किया। एंड ये होते रहता है विलेज लेवल पे, ये सारे इश्यूज होते हैं। इसमें जो दूसरा पार्टी था वो बोल रहे थे कि काफी पावरफुल पार्टी थी, इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी, तो उन्होंने पुलिस को ऐसे ब्राइब देके इसके पीछे पड़वाया। आरोप लिखा गया होगा इस व्यक्ति के खिलाफ? हाँ, आरोप तो लिखा हुआ था, तो वही बात है, वो एफआईआर जो हुआ उसके वजह से जो उसका फिर पुलिस जिस तरह से पीछे पड़ी 2018 में, ये इंसिडेंट के बाद पुलिस तब भी आती रहती थी, परेशान करती रहती, लोकेलिटी में कोई भी हंगामा होता था, प्रॉब्लम होती थी, उसको उठा के ले जाते थे। 2020 या 21 में वो लड़का फाइनली भाग गया वहां से, और ना ही वो जॉब ढूंढ पाया, ना ही कुछ हो पाया। अभी फैमिली के भी टच में है नहीं, है नहीं पता मुझे, लेकिन उसका फैमिली बोल रहा था कि अगर एक इतना यंग लड़का घर से भाग गया, पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो क्या करेगा फाइनली जाके? वो तो जाके क्राइम ही करेगा ना। तो जो सिस्टम है, इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग क्राइम, इट इज क्रिएटिंग क्रिमिनल्स। एंड ये लार्ज स्केल जो क्रिमिनलाइजेशन है सोसाइटी का, ये हो रहा है, ये यूपी में हो रहा है। ये आज आरजी कौर में जो डॉक्टर्स बैठे हैं प्रोटेस्ट में, क्यों, किसके साथ हुआ है? अब यहाँ पे आप एक क्लास डिफरेंस भी देखेंगे, एक कास्ट डिफरेंस भी देखेंगे। वहां पे जो विक्टिम थी वो डॉक्टर थी, जूनियर डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो वहां पे वो केस उठाया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या इन कोई भी डॉक्टर्स ने कभी उठाया कि हमारी जो आदिवासी महिला है उनके साथ क्या हो रहा है? कभी किसी ने कुछ अभी भी वहां पे, मैं छत्तीसगढ़ में भी था रिसेंटली, वहां पे अभी भी इतने सारे ट्राइबल वुमेन के साथ जो पुलिस और वहां के जो स्पेशल फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, वो क्या क्या इंसिडेंट्स करती है सेक्सुअल नेचर की। ये इसके बारे में किसी ने कुछ कभी क्वेश्चन उठाया, कोई प्रोटेस्ट हुआ? तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे क्लास डिफरेंस इज प्लेइंग अ पार्ट, एंड कैसे कास्ट भी यहाँ पे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, पर जब हम देखते हैं, मैं जो मेरा सवाल है मैं उसे दोहराना चाहूंगी कि एनएचआरसी, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसके पास में ये सारी सुविधाएं हैं, जिसको सारे अधिकार मिले हुए हैं सवाल उठाने के, जिस तरीके का आपने एपिसोड बताया, इसमें सीधा मामला बनता है, और अगर ये प्रेस में आता है, मीडिया में छपता है, तो मेरे ख्याल से इस पे स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। पर एनएचआरसी को जब आप देखते हैं, किसी भी तरीके के जो भी आपने अपनी रिपोर्ट में जो दर्ज की हैं, आपकी रिपोर्टिंग में कई केसेस आते हैं, जब आप वहां पाते हैं एनएचआरसी, आपने शायद एनएचआरसी से बात भी की थी किसी प्रतिनिधि से, उनका क्या रवैया रहता है? हम लगातार बात कर रहे हैं कि नहीं, लगातार हमने देखा पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है। एनएचआरसी क्या कर रहा था? एनएचआरसी में आप देखिए बहुत सारे, यही है कि जो प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम भी है। एनएचआरसी में जो इन्वेस्टिगेट करता है ये सब इश्यूज, वो पुलिस है खुद। पुलिस जो डेप्यूटेशन में जाते हैं एनएचआरसी में, तो अब पुलिस क्या अपने ही पुलिस वाले भाई के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या? नहीं करेगा। जो यूएन लिंक्ड बॉडी थी जो एनएचआरसी को एक्रेडिटेशन देती है हर साल, उसने 2 साल से रोकी हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन एनएचआरसी, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस, सो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस जो है, पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेन्स होती है वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकती है। ये सब ऑब्जेक्शंस रेज किया गया था यूएन के बॉडी से। सो दिस इज अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, एंड इस सिस्टमिक प्रॉब्लम को ये सरकार तो कुछ इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं यानी कि जो बात अजय कह रहे हैं कि जो भी संस्थान है, वो संस्थानों का जो काम था वो नहीं कर रहे हैं, और राजनीतिक प्रभाव के चलते हम देख रहे हैं कि पुलिस उनके पे कुछ दबाव तो होना चाहिए जी। ना। आप हर जगह ये कर रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उन जुडिशियल कमिटीज जो बैठ रही हैं या नहीं भी बैठ रही है, उनका क्या फॉलो अप है। अभी सौरभ बता रहे थे कि 90 दिन के अंदर वो पूरे कमिटी की रिपोर्ट आना चाहिए, वो नहीं आ रही है। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से पूरा इस तरीके से खोखला कर दिया गया है, और उसका ये जो पूरा जो हमारा जो लोकतांत्रिक तंत्र है कि जो पूरा एकदम बैठकर एक सारे ऑफिशियल मैकेनिज्म्स बने थे, उसको पूरी तरीके से मतलब वो खोखले थे। इस भाजपा के ये जो 10 सालों में ये के कार्यकाल में उसको और जानबूझकर मतलब खोखला कर दिया गया है। अब उसमें मेरा जो ये कहना है कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो प्रॉब्लम्स है गवर्नेंस
के हो या सोशल, वो बहुत डीप है। उसमें आप एक सोल्यूशन ढूंढ नहीं सकते हैं कि ये कर देने से वो करने, लेकिन सरकार का जो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो तय किया डायरेक्शन वो जाता है। होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म किस तरीके से एक स्टेबल पीसफुल सोसाइटी बनाए, और जो गवर्नेंस की जो मैकेनिज्म है, जो सरकारी तंत्र है, उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उसको उसको उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ताकि एक कोई पार्टी, अब क्या, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जो अपराध रोकने वाली जो संस्था है पुलिस, उन्हीं का अपराधीकरण हो गया ना। तो उसको किस तरीके से रोका जाए, अब ये अब वो क्या है कि एक को, अब यहाँ तो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको सस्पेंड कर दिए, अब मान लीजिए कि आपको प्रेशर में आकर सस्पेंड करना पड़ा या डिसमिस करना पड़ा, लेकिन वो भी एक तरीके से बैंडेड वाली ट्रीटमेंट है ना, लॉन्ग टर्म नहीं है ना। पर अब ऐसा पुलिस के हमने अंदर महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में जब शुरू हो रहे हैं एनकाउंटर, तब कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए हो रहा वो है। शुरू धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव दिखता है, मीडिया का प्रभाव दिखता है, अंत में पब्लिक आउटरीच पे डिपेंड हो गया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते बन थे गए वहां अब, पर। हाँ। जी, नहीं, उसके पर बाद वहां पर सुप्रीम भी कोर्ट कई के अधिक काफी गाइडलाइंस आए जी और पर बंद हो गया था, फिर हाँ, से पर बंद मैं हुआ था। मेरा जो कहना है वो ये है कि बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, पर वो फिर कुछ सालों के अंतराल के बाद वो फिर सर्विस में आ नहीं, गए। वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो जी सेलिब्रेट किए जाते हैं। अभी भी जो ये बदलापुर का ये हुआ, तो ये जो जो एनकाउंटर हुआ, ये तो उसमें जो जिस टीम ने एनकाउंटर किया, उसको लीड वहां के क्या प्रदीप शर्मा या क्या नाम, जी मतलब जी जी जो उनका नाम था, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जी स्पेशलिस्ट के रूप में सेलिब्रेट किए गए। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि ये जो पूरा जो स्वीकार्यता की हम शुरू में बात कर जी रहे थे, क्यों हो रहा है, ये दर्शाता क्या है? दर्शाता ये है कि भाई जो पुलिस जो है, जो अपराध रोक सकती है, वो नहीं रोकेगी, वो बल्कि हमें ही हैरास करेगी। जो जुडिशरी है, जो इन सारे प्रॉब्लम्स का समाधान ला सकते हैं, जी। वो वहां पे केसेस इतने लंबे चल रहे हैं कि 15 साल तक कुछ भी नहीं है। तो ये जो हताशा है। अदालतों की भूमिका की आप बात कर रहे हैं, मेरा यही सवाल है। इस महीने की शुरुआत में अदालत ने बुलडोजर जस्टिस जिसको कहा जा रहा है उसके ऊपर टिप्पणी की। इतने सारे केसेस मीडिया में हैं, एनकाउंटर्स को लेकर लगातार रिपोर्ट्स आती हैं और इस तरह की खबरें छपती हैं, आप अखबारों के संपादकीय छप रहे हैं। ऐसे में अदालतें क्या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती? उनका क्या दायित्व बनता है कि अगर एक लोकतांत्रिक देश में, जहां हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, एक संविधान के तहत काम हो रहा है, वहां हम देखते हैं ये तो कहा जाए तो जो न्याय व्यवस्था है उस पर एक कलंक के जैसा है। आप पूरे जस्टिस सिस्टम को फेल कर दे रहे हैं। एक जो आपने कहा कि जो अपराधों को खत्म करने वाली संस्था है उसी का अपराधीकरण हो गया। अदालतों के दायित्व क्या है यहाँ पर? नहीं, अदालतों की दायित्व तो है, वो मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन अदालतों में भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। वहां पे जजेस बहुत कम हैं अदालतों में, अदालतों के ऊपर जरूरत से ज्यादा, चाहे लोअर कोर्ट पे चले जाए, सिविल चले जाए, क्रिमिनल, जरूरत से ज्यादा भार है इस तरीके के केस है। तो वो करे, हर जगह से प्रॉब्लम है ना, कोई भी उनकी जिम्मेदारी है। बुलडोजर जस्टिस पे कभी बोल देते हैं, कभी पुलिस के एक्शन में बोल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम अदालतों को भी बनाना पड़ेगा कि जहां पर वो अपने केसेस को भी जल्दी खत्म करे और पुलिस को अकाउंटेबल बनाए, कि पुलिस ही चार्जशीट फाइल करती है। पुलिस का कन्विक्शन रेट ना सिर्फ यूपी में बल्कि हर राज्य में देख लीजिए, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और जी मतलब और कुछ स्टेट्स में तो ना के बराबर है। जी मतलब, और ये सारे पुलिस सभी जानते हैं, उनका राजनीतिकरण भी हो गया है। जी हाँ, सेंट्रल एजेंसीज का भी राजनीतिकरण हो गया है। तो अब अदालत एक लेवल पे सवाल ही उठा सकती है ना इन सब चीजों पे, और जिसमें हम जैसे मीडिया इसको ये कर सकते हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में है वो सरकारें होती है। सरकार किस डायरेक्शन में जा रही है वो हमें देखना होगा, और वो जो स्वीकार्यता मिल रही है, जो इस तरीके से जो हताशा है, जो हमारे समाज में जो हताशा है कि अगर हम जाएं तो जाए कहाँ, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, घर पे चोरी हो गई, तो किसी को भी, मुझे तो नहीं लगता है कि वो चोरी का सामान वापस मिलेगा मुझे। ये तो छोटी बात हो गई। मर्डर हो गया तो हम पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहते भाई, ये सब चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि सब डर, सभी को डर है, एक डर का माहौल है। ये डर का माहौल कैसे खत्म करें हम? और ये इन सब जगहों में अदालत क्या बोल सकते हैं? अदालत को तो, अदालत सीधा सीधा ये देख रही है, सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकता था। बॉम्बे हाई कोर्ट में कल बहुत ज्यादा ये इस जो बदलापुर का जो जी लेटेस्ट कांड है, उसमें वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। जी, वो उन्होंने एक पूरा तरीके से संदेह पूरी जताया तरीके है। से जी पूरा सस्पिशन दिखाया कि आपका जो है वो एकदम बिलीवेबल नहीं है वर्जन, तो वो दिखाया। लेकिन
ये सारी चीजें, और ये जो पूरा जो ये है जो ये जो भारत का समाज किस तरफ जाएगा, ये भारत की सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। अदालत उसको ये कर सकते हैं क्योंकि हम सरकारें चुनते हैं। अब जब सरकार ये मान के चल रही है कि हमें कोई लॉन्ग टर्म कुछ सुधार नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म सुधार नहीं चाहिए, जो अभी जो समाज में हताशा है उसी को इतना ज्यादा भुनाओ ताकि हम हमेशा चुनाव जीतते रहे। सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स की बात हो गेन्स रही है। पूरे, तो उसकी वजह से समाज को भी एक तरीके से खोखला कर दिया जा रहा है। आप हर देखिए ना, चाहे चाहे अभी ये आरजी कौर वाला जो इंस्टीट्यूट जो कांड हुआ, कहीं पे भी, या बदलापुर में भी हुआ जो इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्टर्स भी जो हैं, जो प्रोटेस्ट में भी किस चीज की बात उठती है ज्यादा, कि हाँ भाई हमें डेथ पेनल्टी चाहिए, इसको मौत मौत मिलनी चाहिए तुरंत, और मतलब इंस्टेंट जस्टिस मांग रहे हैं लोग, नहीं तो उससे मतलब तो एक तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये इंसाफ चाहिए। हाँ, बदलापुर के कांड में ऐसा संदिग्ध बताया जा रहा था कि भाई वो स्कूल जो है, वो स्कूल हो सकता है, वो उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी के लीडर का हो सकता है, बीजेपी के लीडर हो सकता है, कांग्रेस के लीडर का हो, लेकिन वहां पे उन स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट में विमेन गार्ड्स क्यों नहीं थी? वहां क्यों ऐसा है कि मतलब एक जो सफाई कर्मी है वो मेल है और वो ही इंचार्ज है गर्ल्स टॉयलेट के लिए? तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, और इन सब प्रोटेस्ट में ये सारे सवाल नहीं उठ रहे हैं कि भाई आप गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आप क्या क्या आपके पास मैकेनिज्म। यही मामला आरजी कौर का भी है, हाँ, जो तो वहाँ यही पर है, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए। कौन रहे थे? वो डॉक्टर ही उठा रहे थे, लेकिन जहां जहां बाहर से जो प्रोटेस्टर्स जो गुस्सा दिखाने आते हैं वो तुरंत डेथ पेनल्टी मांग लेते हैं। तो इसमें मतलब बीजेपी के सरकारों को क्या लगता है कि भाई अभी हम पहले इनका एनकाउंटर करवा देते हैं। बीजेपी तक सीमित नहीं है, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी सीधे यही बात करी थी। उनका कहना यही था कि मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। आप वो निर्भया के बाद भी जो लॉ बन के आया, उसमें भी पूरा जो क्या कहते हैं डिस्कशन डेथ पेनल्टी के ऊपर था। तो मेरे हिसाब से जो इस तरीके से सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उसमें फेमिनिस्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप्स को भी आकर इंटरवीन करना होगा कि हमारी मांग डेथ पेनल्टी नहीं है, हमारी मांग है कि स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स क्या है टू एंश्योर वुमेन सेफ्टी। यानी कि आपका जो कहना है कि स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है एनकाउंटर्स को लेके क्योंकि हम न्याय नहीं मांग रहे हैं, हम सीधे मौत मांग रहे हैं। नहीं, और स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोई मरने वाला यहाँ स्वीपर है, कहीं मुस्लिम है, कहीं बहुत ही गरीब आदमी है जो समाज में ऐसे ही हाशिए पे रहता है हमेशा, और जब तक उनको पुलिस मार रही है तब तक ठीक है। आज अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे अपर कास्ट आदमी या हिंदू उनको अगर पुलिस कल मारना शुरू कर दे तो फिर वो स्वीकार्यता हम यूपी में देख रहे हैं, यूपी में इस तरीके का नैरेटिव आया कि कास्ट के बेस पे एनकाउंटर हुआ तो दूसरी कास्ट के व्यक्ति को मार दिया। तो ये इस तरीके की चीजें, फिर ये सर्कल कहीं रुकने वाला नहीं है। नहीं, ये सर्कल कभी नहीं रुकेगा। विकास दुबे एक ब्राह्मण थे, उनको मारा गया तो ब्राह्मण लॉबी खत्म हो गई, लेकिन ये भी बताया गया और उस पे ये योगी पर लग गया कि भाई योगी ने आज तक किसी ठाकुर गुंडे को नहीं मारा, लेकिन ब्राह्मण गुंडे को मारा क्योंकि वो उनके असली में ईस्टर्न यूपी में पॉलिटिकल राइवल थे। पर वही आ रही हूँ कि वो सर्कल कभी खत्म नहीं होगा। आप एक पे सवाल करेंगे, वो दूसरे को मार देंगे, दूसरे को। सर्कल खत्म होने से ज्यादा क्या हम पुलिस पे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको, मुझे और किसी इनोसेंट आदमी को उठा के उसको क्रिमिनल या रेपिस्ट ब्रांड करके उनका एनकाउंटर कर ले? क्या आप पुलिस पे भरोसा कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में क्या पुलिस पे हम उस लेवल पे भरोसा कर सकते हो कि किसी को भी उठाए, उस पे एक क्राइम का चार्ज लगाए और उसको मार दिया जाए? हाँ, ये क्या हम भरोसा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कोई भी आम इंसान पुलिस पे इस तरीके का भरोसा नहीं कर सकता है। पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो किसको उठाए, और वो बनाना पड़ेगा प्रूफ भी, क्या कहते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि हाँ ये हमने सही आदमी को उठाया है। और यही एक आखिरी सवाल मेरा सौरभ आपसे है, आप बहुत सारे विक्टिम्स की फैमिली से मिले हैं। जब कोई एनकाउंटर होता है, यदि व्यक्ति जो भी अपराधी, जो कथित अपराधी था, जो आरोपी था, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद अगर उसको चुनौती दी जाती है, जैसे हम बात कर रहे थे जब कार्यक्रम से पहले, तब हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग पुलिस को चुनौती नहीं देना चाहते, तो वो जो डर है और जो उनकी फाइट है उस एनकाउंटर किलिंग के बाद की, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, तो जब हम लोग दिल्ली में बैठते हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में जज लोग बैठते हैं, वो लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, संविधान ये बोलता है, संविधान वो बोलता है, वो क्या परकुलेट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे? जब आप कोई विलेज में जाएंगी, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वहां पे
2 वक्त का रोटी, ये सब उनका प्रॉब्लम्स रहता है। उनका सबसे पहला इंटरफेस होता है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। फिर जब पुलिस प्रॉब्लम करती है तो लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स की दशा आप देख लीजिए कैसी है। अगर जो भी हाफ एनकाउंटर स्पेशली जिनके साथ हुआ है, उनके फैमिली से आप पूछ लीजिए या वो विक्टिम से आप पूछ लीजिए, वो बोलेंगे कि अभी तो मैं जिंदा हूं ना, अगर मैं कंप्लेन कर दूं, मेरे जिस पुलिस वाले ने मुझे गलत पैमाने पे गोली मारी, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दूं तो वो तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एनकाउंटर के बाद भी, एनकाउंटर किलिंग के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बोल देंगे कि 10 एफआईआर थे इसके खिलाफ। आप देखेंगे वहां पे मुझे लोकल लोग बोल रहे थे कि हर दूसरे फैमिली के किसी न किसी फैमिली मेंबर के ऊपर 2 एफआईआर है यूपी में। तो ये लार्ज स्केल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो है ये हो रहा है, एंड इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे जो लोअर कोर्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ समझौते में है, या तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, एक वो जो करेज होता है ये सब मैटर्स में। क्योंकि आप देखिए जो जज हाई कोर्ट में भी बैठते, जो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठते, रेगुलर मैटर्स वो सुन सकते हैं। कोई भी इंसान रेगुलर मैटर्स सुन के जजमेंट पास कर सकता है, एंड रेगुलर मैटर्स आर 99%। लेकिन वो 1% जो केसेस आते हैं वहां पे दिखता है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना स्ट्रांग है या अंदर से खोखला है। और वो 1% केसेस होते हैं ये एनकाउंटर केसेस, ऐसे केसेस। तो जब ये सारे केसेस जाते हैं हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वहां पे आप देखते हैं कि जजेस कुछ खास रुचि नहीं दिखाते ऐसे केसेस में। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि एक तो सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, दूसरा अदालतों से भी कोई जो हमारी उम्मीद है वो है कि जवाबदेह बनाया जाए पुलिस को। आप दोनों इस परिचर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।